नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है बात रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो तेलंगाना से रिलेटेड है कि तेलंगाना में बीजेपी को 10 दिनों के अंदर बीजेपी का नया अध्यक्ष तेलंगाना को मिल जाएगा। और वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो ये है कि पंजाब के चंडीगढ़ में आज किसानों का धरना प्रदर्शन है। इसको लेकर के कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी की थी। और अगर तीसरी खबर की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने मिल के चुनाव लड़ा था और क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बाहर बैठी रही। उसने कहा कि हम आपके साथ सरकार में साथ नहीं आएंगे, लेकिन हम बाहर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये कि आगे जो चीज़ें बताई जा रही है उस पर काम होगा या नहीं। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो ये कि महाराष्ट्र के बीड़ में संतोष देशमुख हत्याकांड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। वहीं अगर आखिरी खबर की बात करें तो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है। और इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में बीजेपी को नए अध्यक्ष का नाम, मतलब जो नया अध्यक्ष मिलने वाला है उसका नाम 10 दिनों के अंदर सामने आ सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस नाम में सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते सर फहरिस्त है उसका नाम है, वो नाम है इटेला राजेंद्र, जो कि सांसद भी है। इटेला राजेंद्र पहले बीआरएस में थे, बीआरएस के हेल्थ मिनिस्टर थे और उसके बाद फिर वो बीजेपी में गए। बीजेपी में जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ये भी कहा गया कि बंडी संजय को हटाया गया है, उसके पीछे भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है। बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाजपा को अगला प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है तेलंगाना में और उसका नाम इटेला राजेंद्र होगा। वहीं जी किशन रेड्डी की वो जगह लेंगे। जी किशन रेड्डी अभी हाल में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है। पंडित संजय के बाद जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तब ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यहाँ हारती है, जो कि हार ही गई, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि बंडी संजय को अध्यक्ष पद से हटाया गया था और जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया गया था। इससे काफ़ी लोगों ने नाराज़गी जताई थी और जो पार्टी वर्कर्स हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उन्होंने भी इस पर नाराज़गी जताई थी। शायद जिस तरह से तेलंगाना में नए क्या बोलते हैं बीजेपी अध्यक्ष का नाम सामने आने वाला है, 10 दिनों में बताया जा रहा है क्या जाएगा, तो उससे क्या नज़र आता है कि पार्टी में अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में पार्टी को एमएलएस भी ज़्यादा बढ़े हैं और पार्टी के एमपीज भी बढ़े, क्या आगे इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अगर जी किशन रेड्डी की बात की जाए तो बीजेपी का जो संविधान उसके तहत ये कहा जाता है कि एक मंत्री एक पद। तो अभी जी किशन रेड्डी मंत्री हैं, तो इसलिए अब उनको शायद जो यहाँ का तेलंगाना जो प्रदेश अध्यक्ष है उस पद से उनको हटाकर अभी जो नाम है उसमें इटेला राजेंद्र का नाम सामने आ रहा है कि उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा इसलिए भी देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदलकर दूसरे राज्यों में इसका फ़ायदा उठा सके। वही गौर करने वाली बात है कि इसमें जितने नामों की फहरिस्त सामने आई है कि किनको किनको बीजेपी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, उसमें सबसे पहला नाम इटेला राजेंद्र का है। गौर करने वाली बात यह है कि हर मामलों में अब मीडिया के सामने आने की ख्वाहिश रखने वाले बीजेपी के जो विधायक है टी राजा सिंह, उनका नाम इस फहरिस्त में कहीं है ही नहीं।
तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जो इटाला राजेंद्र हैं उनको शायद बीजेपी जो है वो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और इटाला राजेंद्र की बात की जाए तो आपने कहा कि वो पहले बीआरएस में थे, उसके बाद बीजेपी में उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पे जाकर वो अभी सांसद है और उनको वहाँ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले देखा गया कि कई ज़िलों में जो बीजेपी है उसने अपना ज़िला अध्यक्ष को चेंज किया, ज़िला अध्यक्ष को बदला। अभी राज्य की बात आई है तो तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इटाला राजेंद्र को अध्यक्ष बनाने के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले जो दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पे बीजेपी पूरी फोकस की हुई है और यही वजह है कि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदल कर इसके अड़े हाथों वहाँ पे अपनी जो मजबूती के साथ वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की वो पूरी तरह से पुरजोर तैयारी कर रही है। देखिए, जिस तरह आपने नाम लिया राजा सिंह का, तो राजा सिंह कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी एफआईआर्स हैं, उनके ऊपर इतने स्टेट्स में बैन लगा हुआ कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। तो बीजेपी भी ऐसी चीज़ों को कहीं ना, आपने देखा कि दिल्ली में अभी चुनाव हुआ था और दिल्ली में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे था, लेकिन प्रवेश वर्मा पे इतने सारे इल्ज़ामात हैं, उनकी इतनी सारी वीडियोज़ हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हर्ट करने वाली हैं, तो उस वजह से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। रेखा गुप्ता अलग थी, रेखा गुप्ता को बना दिया गया, लेकिन बनाने के बाद उनके ट्वीट बाहर आए तो वो एक अलग चीज़ हो गई। नहीं, दिल्ली की आपने बात की, जो कानून तोड़ रहा उसी को कानून मंत्री बनाया जा रहा है, ये भी एक देखने वाली पहलू है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जो विवादित बयान दे रहा हो या फिर जो असंवैधानिक बातें कर रहा हो उसको बीजेपी प्रमोट नहीं कर रही है। आमतौर पर देखा गया, रमेश बिदुड़ू को देखा गया कि कैसे संसद के अंदर बेतुका बयान देने के बाद उसको बीजेपी बाकायदा प्रमोट करती है। जनता ने हालांकि नकार दिया, उसको हरा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी के नेता के अंदर अगर वो बयानबाजी करे, गलत बयानबाजी करे, उसके बाद बीजेपी प्रमोट ना करे। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में या बीजेपी उनको प्रमोट ना करे तो उन पर सीधा बैन कर सकती है, लेकिन बीजेपी बैन नहीं करती है। अभी अगर टी राजा सिंह की बात करें तो इनकी एक अलग छवि बनी हुई है। खुद कुछ दिन पहले देखा गया कि मेटा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इनको ब्लॉक किया हुआ था, तो वो एक अलग पहलू हो सकता है कि बीजेपी इनको नहीं बना रही है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका सीधा जागता ये उदाहरण है कि आप दिल्ली को देखिए, कैसे जो इंसान खुद कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, उसी को आज कानून मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल सही। जिस तरह से बीजेपी में चीज़ चली आती कि आप अगर ज़्यादा एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जिस तरह हमने देखा कि इससे पहले भी कई एमपीज़ एमएलएज हुआ करते थे जो सीधे एक मज़हब के बारे में ज़्यादा बोलते थे और उनका प्रमोशन हो गया बहुत जल्दी। इसी तरह से अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में किसान जो है आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक काफ़ी प्रभावित हुआ है। पुलिस की तैयारी है कि किसानों को शहर के एंट्री पॉइंट पर रोक दिया जाए। एसएमके ने पंजाब सरकार पर विरोध के अधिकार को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं अगर बात करें कल की, अभी एक परसों मीटिंग हुई थी क्या बोलते हैं एसकेएम किसान संयुक्त मोर्चा किसान की और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान की, उसके बाद वो तकरीबन 20 मिनट के बाद मीटिंग छोड़ के गुस्से में चले गए थे, ऐसी खबरें आई थी। उसके बाद कल किसानों का एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से बात सुन नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार हमारे साथ रवैया अपना रहा है उसी तरह से अपना रहे थे। उसके बाद कल ही सुबह में पंजाब पुलिस की तरफ से कुछ किसानों के घर पे क्या बोलते दबिश दी गई थी उनको अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद शाम में जो है फिर जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान वो बाहर आए। उन्होंने कहा है कि हमारा राज्य जो है पंजाब वो लगातार हो रहे धरना और प्रदर्शन को लेकर कहीं ना कहीं राज्य की छवि धरने वाली हो गई है कि यहाँ धरने बहुत होते हैं। धरने से आम जनता को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक देखा जाए तो धमकी भी दी है या उनके हिसाब से देखा है, उन्होंने कहा अगर मैं नर्म हूँ तो कार्रवाई भी कर सकता हूँ। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कार्रवाई भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे पंजाब को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ किसान को नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब को देख रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ। अब आज अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी शायद अगर ये बात उठ रही है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, 700 कुछ किसानों की डेथ भी हो गई थी उसमें, और अभी भी चल रहा है वो। अब इतनी वो बाहर नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरह ही पंजाब सरकार भी हमारे सामने रवैया रख रही, क्या ये सही होगा कि एक तरफ आप मोदी सरकार को इतना वो करते थे जब
दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे पुराने वाले अरविंद केजरीवाल, और अभी आप ही के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी उसी तरह से बिल्कुल व्यवहार करें किसानों के साथ? नहीं, किसानों के अगर मुद्दे पर बात की जाए तो इनका काफ़ी पुराना मुद्दा है। और हम देखें तो कुछ किसान संगठन केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो कुछ किसान संगठन जो राज्य की सरकार है उस पर भी आरोप लगा रहा है कि केंद्र और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो दोनों मिलजुल कर काम कर रही है। आज वहाँ पे धरना देने की जो है वो आग्रह किया गया था। वही इसको लेकर कल 40 नेताओं के साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने बैठक की। उस बैठक में किसानों का आरोप ये है कि भगवंत मान काफ़ी गुस्से में थे और वो ये कहते हुए चले गए कि जाओ तुम धरना करते रहो। वही अगर हम भगवंत मान की बात करें तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम किसानों पे गुस्से में नहीं थे, बात हमारी नहीं बनी, वो बैठक छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने एक अहम टिप्पणी की है कि पंजाब लगातार जो धरना स्थल है उसका अड्डा बन गया है। तो देखा जा रहा है काफ़ी पिछले कई सालों से लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहे हरियाणा किसानों की बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें, लेकिन यहाँ पे किसान का जो एक अहम आरोप है कि उनका ये कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कि वो हमें सहयोग नहीं कर रही है। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल कैसे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो वो भी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी जिस तरह से पंजाब में खुद वहाँ के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें खुद अपना समर्थन नहीं दे रही है। वही भगवंत मान ने यह कहा कि हम सिर्फ किसानों को नहीं पूरे पंजाब को देख रहे हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार किसानों से कहाँ चूक हो रही है, या फिर आप एक राज्य के सीएम है तो आप किसानों से मिलकर बैठक करें, बातें करें। आप एक स्टेट को लीड कर रहे हैं तो आपकी एक अहम भूमिका ये भी होती है कि आप केंद्र गवर्नमेंट से समन्वय बनाएं, किसानों के अहम मुद्दे पे बात करें, लेकिन न कि बैठक में आप गुस्से होकर वहां से निकल जाए। हालांकि ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी किसानों के जिस तरह से मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार घेरे में है, आने वाले वक्त में लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में आप सरकार डगमगाई हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पंजाब में भी आप सरकार पूरी तरह से पीछे होती नजर आ सकती है। बिल्कुल सही, लेकिन शायद जिस तरह आपने बोला कि अभी ये इल्ज़ाम किसानों ने लगाया कि मुख्यमंत्री जो हैं पंजाब के भगवंत मान वो भाग गए थे, लेकिन कल जब वो मीडिया के सामने आया तो उनका जो रवैया था, उनका जो बात करने का तरीका था, उससे यही लग रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से भागे थे वहाँ से और गुस्सा होकर के भागे थे। लेकिन एक तरफ जो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो किसानों को लेकर के बहुत हमदर्दी जताती हैं। इसी तरह से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल वो भी बहुत हमदर्दी दिखाते थे। और जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनका कहना था कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पंजाब तो आपके हाथ में है, पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, पंजाब में किसानों के घरों पे आप क्या बोलते हैं पुलिस की वो डाली जा रही, दबिश डाल रहे हैं आप। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आप किसानों के साथ जब बैठक करते हैं तो उसमें आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। अगर आप राजनीति करते हैं या आप क्या बोलते हैं लोगों के लिए भलाई करना चाहते हैं तो आप सभी जगह एक ही तरह से रहें। आप एक तरफ अलग जा रहे हैं, एक तरफ अलग जा रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो है 50 साल तक हमें कोई हरा नहीं सकता, वहीं आप दिल्ली में हार गए। अब पंजाब में भी आपको कहीं ना कहीं टेंशन तो होगी, क्योंकि पंजाब में आप ही के एमएलएज भी बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी उम्मीदें ऐसी चीज़ें सामने आई थी। पंजाब में आपके एमएलए जो हैं वो कांग्रेस में जा सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें सामने आई थी विद मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये भी कहा गया था। लेकिन आपकी ये अपनी पार्टी का मैटर होगा, लेकिन जब देश का मैटर आता है, जब देश की बात आती है, जब किसानों की बात आती है, तो आपको जो बात आप दिल्ली में बैठ के करते हैं वही बात आपके मुख्यमंत्री को पंजाब में बैठ के भी करनी चाहिए। वही चीज़ आपको पंजाब में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम जो है क्या बोलते हैं हम नर्म हैं तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपकी और किसानों के दरमियान बातचीत हुई, आप वहाँ से उठ के चले गए, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे आकर के ये बोला कि हम नर्म नहीं, हम नर्म है लेकिन हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ठीक सुबह में आपने कुछ किसानों के घरों पे पुलिस वाले भेजे जिन पे जो है दबाव बनाया गया प्रोटेस्ट करने के लिए, ना करने के लिए, क्या प्रोटेस्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको उसी चीज़ में धकेल लें जिस चीज़ में बीजेपी है। बीजेपी भी यही करती है ना, बीजेपी कब से बात करी किसानों से, अब तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। अभी जब चुनाव आने वाले होंगे तो किसान की बात होगी बस, चाहे वो जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अदर जो भी पार्टियाँ हो, क्षेत्रीय पार्टियाँ, हर पार्टी जो है किसानों की बात करती है। लेकिन जब किसानों का मुद्दा उठाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जाते हैं।
वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़ाहिर है ज़्यादा सीटें आईं। पीडीपी को, मतलब जो अपोजिशन में थी पीडीपी, उसको बहुत कम सीटें आई, बीजेपी को भी कम सीटें आई, कांग्रेस को भी कम सीटें आई, और जिसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को साइड कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि उमर अब्दुल्ला सरकार चलाएंगे, वही मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के जो मंत्री होंगे वो होंगे, हम लोग मंत्री उसमें नहीं जाएंगे, सरकार में आपका समर्थन करेंगे लेकिन हम घुसेंगे नहीं बीच में कहीं कुछ हो। इसी बीच ये खबर ये भी आई थी कि उमर अब्दुल्ला शायद बीजेपी से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी सारी अफवाहें उड़ने लगी थी। काफ़ी सारे लोगों ने बड़े बड़े आर्टिकल लिख दिए थे, काफ़ी सारे लोगों ने आके बयानात दे दिए थे, लेकिन फिर बात ये सामने आई कि उमर अब्दुल्ला ने ये बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इसलिए कनेक्शन में रहता हूँ, अच्छे व्यवहार हमारे हैं, हम अच्छी से बात करते हैं, इस वजह से कि जो भी रुके हुए काम है वो सारे फिर से शुरू हों और अच्छी तरह से शुरू हों। मैं फालतू में किसी से लड़ाई मोल नहीं लूँगा। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि जब आप एक तरफ सरकार में हैं और सेंट्रल में कोई दूसरा, आपने अभी देखा दिल्ली का देखा ना, पूरा दिल्ली में केजरीवाल जी कहते रहे कि जो हमारे एलजी साहब हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं और बीजेपी कहती रही कि आप काम नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे भी एलजी बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा साहब के साथ भी मिल करके वो काम कर रहे हैं और दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इसमें कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी उंगलियां उठाए कि ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जब काम हो रहा है, देखिए जनता को प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है? जनता को प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है जब काम नहीं हो रहा होता, और जब काम हो रहा होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के साथ मिल के भी काम कर सकते हैं। जिस तरह से पीडीपी की चीफ ने कल बोला था कि सारी चीज़ें ऐसे हो रही वैसे हो रही, कल जो उनके बयानात सामने आए उमर अब्दुल्ला के, उनका यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में जो काम है वो अच्छे से हो। और जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने आप को बाहर रखा था। अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अलायंस में तो है, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हट के अपनी पार्टी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, अगर देखिए जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आपने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी के केंद्र सरकार जो है उसके नज़दीक जा रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ जाने की अगर ज़र्रा बराबर सोचेंगे तो उससे पहले वो महबूबा मुफ्ती को देखेंगे कि आखिरकार अभी उनकी क्या स्थिति है। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कुछ दिन पहले ही जब माफ़ कीजिएगा, जब दिल्ली का रिजल्ट आया तो उनका ट्वीट देखा गया कैसे कि तुम अलग हो लड़ो, मतलब तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन उनका एक पक्ष ये भी है कि उनका ये कहना है कि अगर राज्य के विकास की बात करें तो कई ऐसे फंड होते हैं जो केंद्र सरकार से होते हैं, तो उनका वहाँ तक जायज़ है। लेकिन अभी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी वहाँ पर धीरे धीरे जो अपनी कमर है वो कसने की पूरी तरह से कोशिश कर ली है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके काफ़ी करीबी माने जाने वाले जो सांसद नासिर हुसैन हैं उनको महासचिव बनाकर राज्य का प्रभारी बनाया गया है और जल्द ही वो वहाँ पे दौरा करने वाले हैं। तो देखा जा रहा है कैसे एक के बाद एक करके जो राज्य में कांग्रेस से वो थोड़ी खिसकती नजर आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो हर राज्य में कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वहाँ पे जो अपनी रणनीति है वो बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी देखा गया कि कैसे एक वक्त था जब वहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नहीं थी, लेकिन इस बार एक्टिव रही। विधायक उसके नहीं जीते लेकिन उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ। वही कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी शायद कांग्रेस अब यही रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो भी अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार कई तरह के वादे किए जा रहे थे, वहाँ पर भी हम अमित शाह की बात करें या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, लगातार उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, कई तरह के चुनाव को लेकर वादे किए, लेकिन वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी और अभी वहाँ पे वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस ने उनको अपना पूरा समर्थन दे दिया और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी वो शामिल नहीं हुए उनके जो विधायक है, तो आने वाले वक्त में जो इनकी सरकार है वो कब तक चलती है और क्या उमर अब्दुल्ला की जो रणनीति है बीजेपी के साथ या केंद्र सरकार के साथ अगर वैसे ही चलता रहा तो क्या उससे कांग्रेस नाखुश होती या फिर कांग्रेस का कुछ अपना अलग स्टैंड होगा? देखिए, उमर अब्दुल्ला का एक कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे। और उमर अब्दुल्ला ने ये बात फिर कही है कि उनके लिए कुछ पद खाली रखे गए हैं कि जब स्टेटहुड का वो मिल जाएगा दर्जा, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम अपना मंत्री बनाना चाहते हैं
तो वो पद खाली रखे गए, उसी पे वो मंत्री बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ही है, लेकिन उनका एक वादा था आवाम से कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम मंत्री पद नहीं लेंगे। तो इसी वजह से बात पूरी अटकी हुई है। उन्होंने कल, उमर अब्दुल्ला ने यह भी बात कही है कि उनके लिए हमने वो पद खाली रखे हुए हैं कि वो जब आएंगे तो हम उनको वो पद दे देंगे। वहीं अगर हम बात करें आगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस वक्त सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद से हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। मंत्री के इस्तीफे के बाद अब एनसीपी शरद पवार के नेता और सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ग्राम प्रधान संतोष देशमुख के हत्याकांड के मुख्य फरार आरोपी कृष्णा आंद्रे को कोई बड़ा आदमी छिपा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये बात काफ़ी समय से चल रही कि इस हत्याकांड के पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी बड़ा इंसान है, जिसकी बड़ा इन द सेंस रसूख वाला इंसान है वो, और वो 48 दिन से कहाँ गायब है, धरती खा गई या हवा में गायब हो गया, क्यों पुलिस उसको CDR नहीं कर पा रही और उसकी लोकेशन को पता नहीं कर पा रही है। जिस तरह से कल धनंजय मुंडे का इस्तीफा सामने आया, उन पे भी इल्ज़ाम था कि हत्याकांड की साजिश में या उन सब लोगों के साथ इनका भी नाम शामिल था। उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दिया और ये कह करके इस्तीफ़ा दिया कि मैं बीमार हूँ। खैर, लेकिन अब जिस तरह से हत्याकांड को लेकर के सियासत आगे बढ़ रही है, कल भी हमने देखा कि कल भी पूरा दिन इसी हत्याकांड पे बात होती रही और मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। जिस तरह से सुप्रिया सुले का कहना है कि इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हैं और उन बड़े लोगों की कहीं ना कहीं सर पे जब हाथ होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो जो सुप्रिया सुले हैं वो लगातार एक्टिव है, और जो अभी इस घटना की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर वो काफ़ी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है। खुद उन्होंने कहा कि हम जो परिवार है, जो पीड़ित है, उससे हम मिल रहे हैं। अगर हम बात करें धनंजय मुंडे के, आपने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि आखिरकार इनको इस्तीफा देने में 80 दिन क्यों लग गए। और दूसरी बात ये भी है कि ये कहा जाने कि वो खुद इस्तीफा नहीं दी है, बल्कि उनको इस्तीफा दिलवाया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था कैसे इस हत्याकांड के बाद, सरपंच हत्याकांड के बाद लगातार जो सरकार है वहाँ पे घिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि आखिरकार उनको 80 दिन इस्तीफा देने में क्यों लग गए। अगर हम बात करें इसकी, तो खुद उन्होंने सुप्रिया सुले ने आगे कहा है कि जो एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता है तानाजी सावंत के बेटे, वो प्राइवेट लेन लेकर बैंकॉक भाग जाते हैं तो उन्हें पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, उनकी जो लोकेशन है ट्रैक कर लेती है। लेकिन इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है, आखिरकार उसको सरकार क्यों बचा रही है और क्या वजह है कि अभी तक उनको ट्रेस नहीं कर पाया गया है। तो देखा गया कि सरपंच हत्याकांड को लेकर किस तरह से लगातार वहाँ पे जो सरकार उसको घेरने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस हत्याकांड को लेकर कैसे दबाया भी गया कि वहाँ पे सरकार पे ज़्यादा सवाल नहीं उठे। अगर वही किसी और राज्य में हुआ होता तो शायद अभी तक कई तरह की बातें की गई होती। बिल्कुल सही, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें चलती रहती हैं, अब अभी जो कल या परसों जो चीज़ें चलें कि अबू आसिम आज़मी ने औरंगज़ेब के बारे में कुछ कह दिया, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि भाई उनके समय में GDP अच्छा था, बिल्कुल ठीक है। अब उसको लेकर के एकनाथ शिंदे जो अभी तक गायब चल रहे थे, थोड़ा सा दिन के लिए गायब हुए थे, वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि इन पे देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। सारी चीज़ें चली, कल उनके पोस्टर्स पे जूते चप्पल चलाए गए, ये वो बहुत सारी चीज़ें चली। लेकिन अगर आप एक बार सोचिए तो उस दौरान जो भी लोग थे उन्होंने इस देश को दिया है, इस देश से लिया नहीं है। और जिस तरह से जो एक झूठा इतिहास लिखा जा रहा है आजकल RSS के हेड ऑफिस से, उसमें आप यही पढ़ेंगे कि वो सब कुछ ले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान को दिया या हिंदुस्तान में आकर जो काम किए हैं उसको लेकर के BJP RSS कभी बात नहीं करना चाहेगी। और BJP RSS उन दोनों के डर से जो और पार्टी है वो भी उस बारे में बात नहीं करना चाहती कि अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कीचड़ आ जाएगा। नहीं, अगर हम उनकी बात करें अबू आज़मी की, तो जिस तरह से लेकर उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया है, खुद कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं या फिर कई ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि औरंगजेब के जो सलाहकार थे या फिर उनके जो सेना में शामिल थे, कई ब्राह्मण लेकर राजपूत कई सारे लोग थे।
अभी अगर हम बात करें औरंगजेब को लेकर, तो जो औरंगजेब की असल हिस्ट्री है उसको महज एक फिल्म को लाकर उसको छुपाने की कोशिश की गई है। और मैं ये मानता हूँ कि उस फिल्म का नाम लेना तक सही नहीं है, क्योंकि बाकायदा गवर्नमेंट उस फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और यही वजह कि ऐसे बेतुके चीज़ें सामने लाकर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अभी किस तरह से कि एक फिल्म, वो भी उस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो किसी अलग सीन को लेकर उसमें आरोप लगा कि उन्होंने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की है, उन पर बाकायदा उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है। तो उस एक फिल्म को लेकर जो ऐसी जो हिस्ट्री है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और झूठा जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको लोगों पे थोपने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम औरंगजेब की बात करें तो सिर्फ अबू आजमी नहीं, पूरा देश जानता है। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको खुद बेहतर मालूम है कि औरंगजेब कैसा व्यक्ति थे और क्या उन्होंने अपने शासन के दौरान किस तरह से उन्होंने काम किया था। बिल्कुल सही। जिस तरह से जो बीजेपी अपने हिसाब से काम करना चाहती, बीजेपी अपने हिसाब से हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं और बीजेपी आरएसएस जो है हिस्ट्री तैयार करवा रही है अपने हिसाब से। और जिस तरह आपने फिल्म का नाम लिया, तो कल भी हमने इस चीज़ पे डिस्कशन किया था कि फिल्म ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोग उन्हीं के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। रीज़न ये कि जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो स्क्रिप्ट लिखने वाले भी इनके लोग होते हैं, डायरेक्टर भी इनके हैं। एक्टर की बात हम इसलिए कम करते हैं क्योंकि एक्टर को काम करना होता है और एक्टर को अपनी क्या बोलते हैं एक्टिंग दिखानी होती है, तो उसको पूरा डूबना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है राइटर से, प्रॉब्लम है क्या बोलते हैं डायरेक्टर से, प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर से, उसके बाद ये कट करके आता है फिर जो उसमें बैठे हुए हैं क्या बोलते हैं सेंसर बोर्ड में, क्योंकि सेंसर बोर्ड में भी आप ही को लोग बैठे हैं। उसके बाद फिल्म रिलीज़ होती है, फिल्म के बाद कुछ लोग कुछ जगहों पे कालिक पोतते हैं आकर के, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद आपके डायरेक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि हाँ मेरे से कुछ इतिहास में कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने एक बार गोली चला दी, उसके बाद अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो अगला तो चला गया ना। और इस तरह की फिल्मों पे बैन होना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को उतना प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने बोला कि नाम लेना भी सही नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ऐसी चीज़ों को, या ऐसे कुछ लीडर्स भी होते हैं जो उल्टी सीधे बयानात देते हैं, तो उनका नाम लेना भी मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होना चाहिए कि उनकी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी हो रही है ना उससे, और वो जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं फिर उनके हिसाब से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।